Hi students, my friends. Today we are going to start a new chapter number 4 called Moving Charges and Magnetism. So in chapter 1 we have learned the charge which is at rest, and due to this it will create some electric field. So we have learned called electrostatic. Then after that we have learned potential and capacitance. After that we have learned when the charge is in motion it creates like current. So we have learned current, electricity in third chapter. Now today what we are going to start about moving charges and magnetism. आज हम moving charges और magnetism के बारे में डिस्कस करेंगे. So moving charges and magnetism. सिंस मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अलग अलग समझा गया और दोनों को अलग अलग डेवलप किया गया. कुछ ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये जो दोनों मैग्नेटिज्म है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये दो अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. लाइक दिस, अगर आप इसे देखें तो आपको ये दिखेगा और अगर आप इस तरफ देखें तो आपका ये पार्ट दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये दोनों ही पार्ट किसी एक के ही है. यही रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो इट विल क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है इफ चार्ज इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. साथ साथ में करंट भी होगा, नो डाउट. मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास करंट भी है. अगर यही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब उसके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दो प्रोपोगेट भी होंगे, जिसको हम electromagnetic waves कहेंगे. That means when the charge is in non-uniform motion, that means it has acceleration. उसके पास acceleration भी है. चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चार्ज जो है एक्सेलरेट हो रहा है. अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो एक्सेलरेट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा. यही बात अगर मैं कहूं कि मोशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट, तो क्या मूविंग if the current is moving in a conductor, यानी कि चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, उस वक्त कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी? उस वक्त केवल और सिर्फ केवल ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड. आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर जब किसी एक कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो मोशन ऑफ चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रेस्ट में हो तब भी है, रेस्ट में ना हो तब भी है. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों जो है वो होंगे चार्ज जब मोशन में होगा. तो कंडक्टर के अंदर भी तो चार्ज मोशन में ही है, तो क्यों नहीं फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर have only, you can say, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है. ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, द रीजन बिहाइंड इट कि आपके पास मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर के से ये करंट फ्लो हो रहा है. करंट का फ्लो होना यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज. अगर मान लीजिए यहां से प्रोटॉन ने एंट्री ली है, पॉजिटिव चार्ज ने एंट्री ली है किसी कंडक्टर में, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज ने एंट्री ली है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस कंडक्टर को लीव करेगा, छोड़ेगा, राइट? तो अगर ऐसा हुआ तो नेट चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर रिमेन्स ऑलवेज जीरो इवन दो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. करंट फ्लो हो रहा है
करंट फ्लो होते हुए भी नेट चार्ज जीरो है। जब चार्ज ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, कॉमन सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी प्रेजेंट होगा जब चार्ज रहेगा, जब चार्ज ही नहीं है तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रहने के लिए चार्ज का होना जरूरी है। नेट चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज जीरो इवन दो द करंट इज फ्लोइंग। आप ऐसा भी मान सकते हैं, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो हो रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री किए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लीव हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, करंट ऐसे मूव करेगा, बिकॉज कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज विल टेक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम हमेशा इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। वैसे प्रोटॉन तो कभी फ्लो नहीं होंगे किसी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं। फ्लो होने वाले होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री उस कंडक्टर में, उस मेटल में या उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होंगे। ठीक है, तो ये रही बात लाइक किस में, चार्ज में रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली करंट रहेगा। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, ड्यूरिंग दैट कंडीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, राइट। वैसे ही अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस वक्त मेरे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी के पास नेट चार्ज जीरो है, लेकिन ड्यू टू द फ्लो ऑफ द यू कैन से करंट और इन द फॉर्म ऑफ आयॉन्स इन न्यूरॉन्स, तो जो करंट फ्लो हो रहा है बॉडी में, स्पेशली ब्रेन में सबसे ज्यादा, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ब्रेन के आसपास, वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लेकिन नेट चार्ज ऑफ माय बॉडी इज जीरो, हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माय बॉडी, बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वैल्यू कितनी होती है? अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो इट इज द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻10 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे ही अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, भाई अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है हमारा, सभी जानते हैं अर्थ काफी बड़ी है और ये इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसकी खुद की अपनी ओन मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ओन मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ की है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁵ टेस्ला, काफी ज्यादा है कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी मैग्नेटिक फील्ड। आपने एमआरआई वगैरह सुना होगा, तो जो एमआरआई है, ये एमआरआई क्या है, इसमें यही तो चेक करते हैं वो कि भाई आपके बॉडी से या आपके ब्रेन से जो है मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की बन रही है। उनको स्पेशल जो डॉक्टर्स रहते हैं वो लोग स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं आपकी मेंटल कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, so now let us we will discuss further. First, ये दोनों फील्ड को अलग अलग पढ़ा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ बाय मिस्टेक। वो एक्सपेरिमेंट्स किया था ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, उनसे क्या हुआ, बाय मिस्टेक एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बाय मिस्टेक ही हुए, राइट, और उनसे नई नई चीजें पता चली साइंटिस्ट को। तो ऑस्टेड अपने लैब में बैठे हुए थे और ही इज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द वायर, वायर से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट आई था बेटा, ठीक है। अब इस फ्लो ऑफ करंट में यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक निडल लूं, मैग्नेटिक निडल यानी कि ये एक मैग्नेट होता है जो दोनों साइड से पॉइंटेड होता है। जब ये दोनों साइड से पॉइंटेड होता है तो इसमें हम करते क्या है, इसको पॉइंटेड अगर है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ऑलवेज अगर हम इसको फ्री करेंगे, किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्री कर दें या किसी धागे से बांध दें या उसको मूवमेंट के लिए उसको फ्री छोड़ दें, ऑलवेज दैट मैग्नेट्स अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस वक्त मान के चलिए, इस वक्त मैं यहां हूं तो ये अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर तो ये इस तरीके से अलाइन करेगा, ये नॉर्थ साइड जाएगा, ये साउथ के साइड दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे डिस्टर्ब कर दूं, ऐसे मैंने धक्का दे दिया, इसे डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर से आप नोटिस करेंगे अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ इट इज अलाउड टू डू सो, राइट। तो ये फ्री अगर है तो ये अपने आप इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर यहां से आपने डिस्टर्ब किया फिर से आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही फोकस करता है और रहता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कंपास भी कहते हैं। स्टूडेंट देखा होगा आपने, जो स्पेशली सेलर्स होते हैं, सी सेलर्स एंड जो पायलट्स होते हैं वो इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ये पता करने के लिए वो जो कंपास रखते हैं। क्योंकि नाइट में कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता नहीं चलेगा, समुद्र है, काफी बड़ा सी है, उसमें कैसे पता चलेगा भाई कहाँ पर जो है जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो रात का समय है और वहाँ पे कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है कि भाई किसी को देखकर वो चले जाएं कि हाँ ईस्ट नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा यूज है, वो इसे देखकर समझ जाते हैं कि वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं हमारे केस के लिए कि ये रहा अपना नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, और ये रहा अपना नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, यानी कि मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्थ इस तरीके से, तो ये प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन को मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ बेटा, इस प्लेन को ऐसे दिखा रहे हैं। सो ये यहाँ पर नॉर्थ हुआ, इधर ये ईस्ट हो जाएगा, इधर ये वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये साउथ हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली आपका नॉर्थ ऊपर होता है, मैंने उसको ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ को पॉइंट करेगा और ये साउथ को पॉइंट करेगा। जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेटिक निडल को या कंपास कहिए उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा, तो उन्होंने महसूस किया इट इज गोइंग टू बी बेंड, ये जो है अपने आप मुड़ गया, बेंड हो गया, ओके। किस डायरेक्शन में बेंड हुआ, तो ये बेंड हुआ कुछ इस तरीके से, ये बेंड हो गया बेटा ऐसा, ठीक है, इधर बेंड हो गया। ये जो है नॉर्थ और ये जो लिखा है साउथ, तो ये बेंड कैसे हुआ, इट इज बेंड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बेंड हो गया और यहां पर ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गया और यहां पर ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गया। ये कौन था, नॉर्थ और ये साउथ, ये ऐसे बेंड हो गया। तो ऑस्टेड ने कहा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, यार नॉर्थ पोल कब से यहां आ गया, नॉर्थ पोल तो यहां हुआ करता था। तो बड़ा अजीब सा लगा उनको, उन्होंने स्विच को ऑफ किया, जैसे ही स्विच को ऑफ किया भाई मैग्नेट तो फिर अपनी जगह पे आ गया, फिर ऑन किया फिर डिफेक्ट हो गया, फिर ऑफ किया फिर से आ गया वो। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर मैं इसके नीचे मैग्नेट नीडल रखूं तो अगर इससे करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो ये ऐसे शो कर रहा है, ऑफ कर दिया ऐसे शो कर रहा है, फिर ऑन कर दिया फिर ऐसे शो कर रहा है, फिर ऑफ कर दिया फिर ऐसे आ गया। दैट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक निडल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा। क्यों, कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कब मूव कर सकती है, व्हेनेवर यू विल अप्लाई द फोर्स, अनलेस और अनटिल यू विल नॉट अप्लाई द फोर्स द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, व्हाटएवर मे बी द स्टेट। हो सकता है कि वो रेस्ट में हो सकता है कि वो मोशन में हो। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहां पर ये रेस्ट में था तो इसे रेस्ट में ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे मूव हुआ, यानी कि पक्का किसी ना किसी ना दिखने वाली कोई ऐसी चीज है जिसने इस पर फोर्स लगाया। तो ये फोर्स दो तरीके से लगा सकते, मैंने पेन को पकड़ा और ऐसे मूव किया, ये देखो लग गया फोर्स, ऐसे मूव किया तो ये पेन मूव कर दिया, राइट। अगर मैं छोड़ दूं तब भी कोई फोर्स लगा रहा है इस पर, और वो फोर्स कौन लगा रहा है, अगर मैंने इस पेन को छोड़ा ये गिर रहा है, देखिए फिर से छोड़ा गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, somebody is applying the force, कौन लगा रहा है, अर्थ जो है इस पेन पर फोर्स लगा रही है। अर्थ ने इस पेन को नीचे अपनी तरफ खींचा और ये जो अर्थ ने जिस तरीके से इसको खींचा है ये डिस्टेंस फोर्स है, क्योंकि फिजिकली तो कोई अर्थ का कोई पार्ट आके इसको पकड़ कर नहीं खींच रहा, ये दूर से ही अर्थ ने फोर्स लगा दिया, इसीलिए इसको कई बार डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। और ये जो फोर्स होते हैं डिस्टेंस, ये काफी दूरी तक लगते हैं, जिसलिए इसे डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है, यानी कि दे विल एक्ट अलॉन्ग अ वेरी लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज फोर्स भी आप इन्हें कह सकते हो। तो इस पर डेफिनेटली फोर्स लगा, इसलिए तो ये मूव हुआ। तो फोर्स लगाया किसने, तो ये तो तय है कि फोर्स लगाया करंट ने। क्यों, जब जब करंट फ्लो हुआ तब तब मैग्नेटिक निडल मूव हुई, और जैसे करंट फ्लो बंद हुआ मैग्नेटिक निडल अपने ओन डायरेक्शन में आ गई फिर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट के फ्लो होने के वजह से मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है और वो डायरेक्शन कहीं और बता रहा है। क्यों ऐसा फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कब हो सकती है, जब फोर्स लगे। फोर्स कब लग सकता है किसी मैग्नेट पर, जब उसके पास दूसरा कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल हो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर ही फोर्स लगा सकता है।
जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, क्योंकि एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरे चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज ने इस चार्ज पर फोर्स लगाया क्योंकि दोनों के पास सिमिलर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आइदर में भी द फोर्स में भी अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेट ने मैग्नेट पर फोर्स लगाया, या फिर यूं कहिए मैग्नेट ने मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स लगाया, बिल्कुल वैसे ही जो है डिफरेंट और भी चीजें हैं। लेकिन मान लीजिए ग्रेविटी, मास, तो ये पेन के पास मैटर है, मास है, तो इस मास पर कौन फोर्स लगा सकता है? सिर्फ और सिर्फ दूसरा मास ही फोर्स लगा सकता है। इस पेन पर दूसरे कोई चार्ज फोर्स नहीं लगा सकता। मान लीजिए पेन, अगर इसके पास नॉर्मल पेन पड़ा हुआ है, प्लास्टिक है, और कोई चार्ज नहीं है इस पर, सिर्फ नॉर्मल है, न्यूट्रल है, और इस पर आप फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे तो देयर इज नो फोर्स ऑन दिस पेन। अगर इस पेन पर फोर्स लग रहा है तो पेन के पास मैटर है, और अर्थ ने भी एक मैटर है, और अर्थ ने मैटर वाला फोर्स मैटर पर ही लगा दिया। दैट्स व्हाई दिस पेन स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि भाई तो मास पर यानी कि मैटर पर फोर्स लगाता है, जिसको हम ग्रेविटी कहेंगे। चार्ज पर फोर्स लगाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। वैसे ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस मैग्नेट पर फोर्स लगा, क्योंकि निडल है और ये मैग्नेट होता है, तो इस पर फोर्स लगा, तो डेफिनेटली इसके आसपास कहीं ना कहीं दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, जिसने इस मैग्नेट के अपनी मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगा दिया, जिसके वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ आसपास दूसरा मैग्नेट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ करंट ही दिख रहा है कि भाई वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज यानी कि करंट इन अ कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। आप दोनों पॉइंट्स आप बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज और करंट moving through the conductor creates magnetic field. This magnetic field applies the force on this needle, magnetic needle, hence the needle get deflected. ठीक है, तो ये पक्का पता चला कि किसी जो है कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम द कंडक्टर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ओके, किसके? वायर के नीचे, और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी बोर्ड के अंदर। ठीक है, अभी बताएंगे कि ये कैसे होगी बोर्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय बी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास मैग्नेट हो, आपके पास क्या हो? मैग्नेट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो है और क्या किया फिर, जैसे ही आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर रिवर्स कर लें, रिवर्स मतलब अगर मैं यहां पर बैटरी को रिवर्स कर लूं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देन ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट चेंज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट देखा गया कि वो चेंज हो गया, तो हमें रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से मिला। ये तो पहला कंडीशन, व्हेन देयर इज नो करंट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक निडल। ठीक है, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ, दिस मैग्नेटिक निडल गेट बेंड, फिर से बेंड हो गई है। और इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ आ गया। लेकिन इस बार ये मैग्नेटिक निडल अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुई कंपेयर टू प्रीवियस केस। यानी कि प्रीवियस केस में कुछ वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी, इस बार वो क्लॉकवाइज हो गई। सो मैग्नेटिक निडल जो है वो इस बार कुछ इस तरीके से बेंड हो गई। ठीक है, इस तरीके से बेंड हो गई। सो इसका मतलब यह तय है कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस मूविंग करंट की वजह से बना या मूविंग चार्ज की वजह से बना, ये करंट के पास भी डायरेक्शन होता है। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो इस केस में भी बेंड हुआ इसे, तो इसमें भी ऐसे दोबारा बेंड होना चाहिए था। लेकिन जैसे करंट रिवर्स हुआ, इवन दो करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि अगर किसी के पास डायरेक्शन है तो इतना काफी नहीं है कि उसके पास डायरेक्शन है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो जो है वेक्टर है। वेक्टर होने के लिए उसके पास डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि वेक्टर होने की जो कंडीशंस हैं वो भी होनी चाहिए। कंडीशंस ये हैं कि जो वेक्टर को जिस तरीके से ऐड किया जाता है वो होना चाहिए। दैट मींस इट मस्ट एंड शुड बी ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कि करंट ओबे नहीं करता। तो करंट जस्ट लाइक इट इज एडेड जस्ट लाइक अ स्केलर क्वांटिटी।
इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो करंट है वो तो मैंने रिवर्स कर दिया, और उस रिवर्स करने की वजह से इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया इस पर फोर्स लगाने के लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में बनी। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन होता है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये रहा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हम चलते हैं और आगे और डिस्कस करते हैं कि और आगे क्या होगा। तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद में हम जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो फील्ड कैसी बनती है उसके बारे में देख लेते हैं। मान के चलिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देयर इज अ लाइक डिफरेंट रूल्स, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो देयर। तो स्क्रू रूल भी है, फ्लेमिंग स्क्रू रूल। देखिए ये सभी रूल्स हैं, आखिर हम इनमें से जो बेस्ट और इजी है वो यूज करेंगे टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल, अगर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो दिस फ्लो ऑफ करंट के लिए अगर मैं स्विमिंग रूल से आपको एक्सप्लेन करूं तो स्विमिंग रूल के लिए जो है कुछ इस शेप में मान लीजिए, जहां करंट है वहां आपका हेड रहेगा, और अगर यहाँ हेड है और ये करंट है और मैं ऐसे तैर रहा हूं, वेयर इज माई लेफ्ट हैंड, where is my left hand, this is my left hand, where is the left hand, that is the direction of the current। that means अगर ये वायर है और वायर के नीचे अगर मैं जो है स्विमिंग कर रहा हूं तो उस वक्त अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो जहां पर मेरा लेफ्ट डायरेक्शन होगा फील्ड ऐसे होगी। अगर करंट मान के चलिए ऐसा है और मैं ऐसे जो है तैर रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नीचे, यही मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे आएगा तो वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो स्विमिंग रूल। वैसे एक और रूल है जो कि बहुत ही काफी इजी है एंड दैट इज राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यू हैव टू बी होल्ड अ वायर और क्लैप योर वायर और यू कैन होल्ड योर वायर सच दैट द थंब शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आपका थंब जो है वो डायरेक्शन दिखाना चाहिए किसका? करंट का, और आपने उस वायर को ऐसे पकड़ना है। जब आप वायर को ऐसे पकड़ोगे तो थंब दिखाएगा करंट एंड द फिंगर which encircles this conductor gives the direction of the magnetic field। फॉर एग्जांपल इस केस में कुछ ये इस शेप में आएगा ऐसे, तो जो है ये फील्ड कुछ इस शेप में आएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये इस वायर के नीचे से निकलते हुए ऐसे करंट है तो यहां पर इसके बोर्ड के अंदर जाएगी फील्ड और यहां पर डॉट यानी कि बाहर आएगी और इस तरीके से होगा। यानी कि करंट ऐसे करंट है, अगर ये करंट ऐसे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइक दिस, ये थंब एंड दिस इज, तो इनसाइड ये कुछ देखिए अंदर जा रहा है, कुछ अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए ऐसे ये वायर है तो ये फिंगर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ जब आता है कोई वेक्टर तो डॉट से इंडिकेट करेंगे, जब आपसे कोई दूर जाता है तो उसको हम क्रॉस से करेंगे। इट इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, इट इज कमिंग आउटसाइड द बोर्ड, और इस तरीके से ही ये आपका फील्ड तैयार हुआ। तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल, जिससे आप पता लगाएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर? तो वायर के ऊपर देखिए कैसा रहा, क्रॉस, वायर के नीचे डॉट। अगर ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो, मान के चलिए करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो यहां पर अगर मैं इसको होल्ड करूं ऐसे, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो यहां पर डॉट बनेगा, दिस इज डॉट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर क्रॉस बनेगा, दिस इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो वायर के कैसे बनेगा? लाइक दिस, इट इज आउटसाइड टुवर्ड्स यू, और यहां से बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, इसको 3D में समझिए, बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा और ये जा करके बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे। दिस इज थंब इज द करंट। तो इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बेटा क्या पता कर सकते हैं? करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द force which is going to be act on a current carrying or force acting on a moving charge when it is in a magnetic field। ओके, तो उससे पहले एक और रूल है स्क्रू रूल, वो इतना लाइक सेम है जैसे राइट हैंड थंब रूल है उसी तरीके से, बट राइट हैंड थंब रूल ही आप यूज कीजिए, वेरी इजी है। अब स्क्रू रूल भी कुछ उसी तरीके से है। अगर आपके पास में मान के चलिए स्क्रू है और स्क्रू को अगर मैं रखूं और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसा देखिए चिकी 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 चिकी
इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस साइड, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस साइड देन इट विल रोटेट लाइक दिस। तो अगर आप किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, देन इट विल मूव्स इनसाइड, द स्क्रू इज मूविंग इनसाइड। ओके, अगर मैं इसको रिवर्स करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करें तो स्क्रू कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रू कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा करें तो ये अंदर जा रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्क्रू रूल है, सबसे अच्छा रूल आप जो है यूज कीजिए, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी देखा, अब हम देखेंगे व्हाट इज द फोर्स विच इज गोइंग टू बी एक्ट ऑन ए चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जरा देखते हैं कि अगर कोई चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, force on moving charge in magnetic field। तो सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय बी। किससे इंडिकेट करेंगे इसको, बी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज एंट्री लेता है, कोई चार्ज अगर जाता है, मान के चलिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है और इसमें कोई चार्ज एंट्री ले रहा है, यहां से प्लस क्यू चार्ज है और ये एंट्री ले रहा है विद एन वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी से एंट्री लिया और इस केस में मैं परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। इन दैट केस व्हाट इज द फोर्स, तो द फोर्स is directly proportional to the magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो ये फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एंड चार्ज तीनों पर डिपेंड करेगा। दैट मींस दिस फोर्स यू कैन से दैट if I take the equation, then the force F is equal to Q into, it is a cross product of velocity and the magnetic field B। याद रखिए velocity पहले आना चाहिए, magnetic field बाद में आएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू Q into V क्रॉस B। ओके, ठीक है। तो ये फोर्स जो रहा अपना वो कितना रहा, दिस इज V क्रॉस B। अगर मैं इसे इट इज इन वेक्टर फॉर्म, ये आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म। सो F इज इक्वल टू QVB। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है, क्या आ जाता है, साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो था अपना, जब हमने हटाया साइन थीटा आ गया, क्या आ गया,